आयोनाइजेशन दिखता थोड़ी बेटा, होता है। हाँ, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड को कोई रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इनके बीच में ऐसे अट्रैक्शन शो कर दिया जाता है जी। इनके बीच में क्या आते आयनिक बॉन्ड हो गया। और जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो ऐसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो आपका ऐसे बनता है। ये सभी बॉन्ड में बताएंगे हम आपको कई प्रकार के। कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल, डबल, ट्रिपल, 3 ही हो सकते हैं। 3 एक्सिस पे बॉन्ड बन सकता है, XYZ। तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल CH4 जानते हो? इसके 4 नाम बताओ जीनत, CH4 के। हाँ, इसके 4 नाम बताओ प्रांजल, CH4 के। तुम बताओ सो। देखिए मीथेन सबसे ज़्यादा दलदली एरिया से निकलती है, मार्सी एरिया से, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं। नेचुरल गैस का 90% पार्ट कौन होता है? मीथेन। तो इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं। और नेचुरल गैस एक प्रकार की बायोगैस ही होती है, तो बायोगैस में भी सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? मीथेन। ये ध्यान रखना। जैसे CH4 हमने लिख दिया, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, जैसे एग्जाम्पल करके लिख लीजिए। जैसे कि CH4, और जो आप दिन रात पीते हो पानी, ये भी कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। चाहे 2 लिख दीजिए, चाहे बॉन्ड बना के दिखा दीजिए, जैसे भी आपको। अमोनिया, इसमें भी कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट। जो आप ब्रीथिंग के द्वारा आप रेस्पायरेशन कर रहे हो तो एक्सहेल करते हो, कौन करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड। सब नाइट्रोजन जो नेचर में 78% पाई जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन में कोवेलेंट बॉन्ड, डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड, ग्रेफाइट में कोवेलेंट बॉन्ड, फुल्लेरीन में कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को पहचानने का हम आपको एक तरीका बता देते हैं। हमें नहीं कह रहे कि हमेशा सक्सेस होगा, लेकिन स्कूल लेवल पे कभी फेल नहीं होगा। 80%, 90%। अगर आपको कभी इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, और यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन, इनको नहीं, अगर आपको हाइड्रोजन मिले या इनमें से कोई मॉलिक्यूल मिले, तो आप समझ जाना हमेशा कौन से बॉन्ड होंगे? कोवेलेंट। अगर ए मॉलिक्यूल्स, ए वाले एलिमेंट दिखने लगे तो समझ जाना वहाँ आयनिक बॉन्ड आ गया होगा। तो आपको कभी भी हाइड्रोजन दिखे या इनमें से कोई दिखे तो आप समझ जाना वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है। और बाकी तो हम आपको बेस्पर थ्योरी पढ़ाएंगे तो पूरी जियोमेट्री बता देंगे कैसे क्या होता है। तो मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। और आपके ग्रुप फर्स्ट के क्या बनाते थे? जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते थे आपके, ठीक है। 4th नंबर का पॉइंट, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती थी? +1 एंड +2। ग्रुप फर्स्ट क्या शो करता था? +1, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन थे, A+2। लेकिन ये प्लस भी शो करते हैं, माइनस भी शो करते हैं। और कई मॉलिक्यूल्स तो ऐसे हैं जो 1 से ज़्यादा भी शो करते हैं। जैसे कि हम बात करें फॉस्फोरस, फॉस्फोरस +3 भी शो करता है, +5 भी शो करता है, -3 भी शो करता है। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 3 दे भी सकता है और 5 भी दे सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 तो अगर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? 3 ही ले सकते हैं ना, क्योंकि पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो ये अगर 3 ले लेंगे तो क्या आएगा? -3। अगर ये वाले 3 डोनेट कर देंगे तो +3, और ये 3 और ये 2 डोनेट कर देंगे तो +5। तो हम कहेंगे कि ये मोर देन 1 टाइप ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन इसमें क्या था? ए वाले सभी कैसे शो करते थे? +1, और ए वाले सभी +2। तो एक से ज़्यादा प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएशंस, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन में क्या है? वेरिएशंस हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है पता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? डी ब्लॉक। मैंगनीज तो +7 तक जाता है, +1 से लेके +7 तक। ऑस्मियम +8 तक जाता है, सबसे ज़्यादा तो ऑस्मियम की पाई जाती है। कोई पूछ ले कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट की, तो ऑस्मियम +8। जीनॉन की भी +8 होती है, ए नट है लेकिन ये बना लेती है +8 वाला, बताएंगे वो। तो जनरली आंसर ऑस्मियम होता है। तो 4th पॉइंट, 4th नंबर ही थे, लिखिए। सो वेरिएबल लिख लें या मोर देन 1 टाइप? सो वेरिएबल
ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा पाई जाती है डी ब्लॉक में। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जाम्पल यही फास्फोरस की लिख लीजिए। फास्फोरस -3 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +5 भी शो करता है। मोर देन वन टाइप्स, एक से ज़्यादा वेरिएशन कराने लगेंगे ना वो, मोर देन वन टाइप। इसी के अलावा आप जैसे हम लिखवा दें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन -3 भी शो करता है और +3 भी शो करता है, और नाइट्रोजन +5 भी शो करता है। जैसे हम सल्फर की बात कर लें तो सल्फर -2 भी शो करता है, -4 भी शो करता है, -2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, +6 भी शो करता है। पॉइंट आपको याद करना है, ये सब चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी बच्चों। आप जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे बढ़ोगे ना, ये चीज़ें अपने आप आपको पता चलती जाएंगी, ये रटने वाली चीज़ें नहीं है। बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जब पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको अपने आप खुद समझ में आ जाएगी ऐसा क्यों होता है। अभी उस पर ज़्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारा अभी मैटर नहीं है। तो सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि आपका जब हमने एल्केली मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स पढ़े थे तो हमने साफ लिखा था +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए थोड़ा यहाँ पर बताइए आप, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं तो इनका ऑक्सीडेशन होता है, तो ये कौन से एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताओ ये जनरली इलेक्ट्रॉन लेने वाले तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और सबसे अच्छा कहाँ बैठा हुआ है? सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो लिखिए इसमें 5th पॉइंट, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पॉइंट अभी कम समझ में आएंगे क्योंकि आपने अभी इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, थोड़ा पेशेंस ध्यान रखना पड़ेगा हमें। एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हम एज अ एग्जाम्पल में लिख देते हैं फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसी का ऑक्सीडेशन कराना हो तो इसको बुला लीजिए, वो खींच लेगा पूरे इलेक्ट्रॉन, सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। जब ये जीनोन को नहीं छोड़ रहा, जीनोन के साथ एक कंपाउंड बना लेता है जो कि इनर्ट है, तो फिर ये किसी को छोड़ेगा नहीं। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और ऑक्सीडाइजिंग भी है। फ्लोरीन से ज़्यादा सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की। तो एक कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में तो हम आपको बताएंगे। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी? लो। क्यों होती थी लो? क्योंकि बढ़िया साइंस इलेक्ट्रॉन दे देते थे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देते नहीं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो अब अगर इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? हाई। बता सकते हो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? हीलियम। हीलियम की मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी है, दुनिया में कहीं भी इसका कोई कंपाउंड नहीं है, कोई कंपाउंड है ही नहीं हीलियम का, ना लीगल ना इलीगल, ना कल्पना में ना बिना कल्पना के। बताओ, आप लोग भी तो पढ़ते आ रहे हो, 11वीं में आ गए, हीलियम का कोई आज तक सुना हो, He2 सुना हो, कुछ ऐसा सुना हो तो बताओ? मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हीलियम ने किसी से कंपाउंड बनाई नहीं, क्योंकि इतनी एनर्जी ना तो नेचर में है ना आर्टिफिशियल तरीके से है कि हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सके, इसलिए कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? हीलियम की। ये सब पॉइंट अभी आप पढ़ोगे तो सब ये पॉइंट आपके में लिख जाएंगे, आपको किसी चीज़ के लिए ज़्यादा वरी नहीं होना, सब आपके नोट्स में आ जाएंगे। तो लिखिए नेक्स्ट, जनरली हैव very high ionization energy, very high ionization energy, generally have very high
आयोनाइजेशन एनर्जी। और हम आपके लिए लिख देते हैं मैक्सिमम है हीलियम की, मैक्सिमम हीलियम की है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा किसी की नहीं है। बताइए जो एस ब्लॉक के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन देते थे तो ये क्या थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये रिएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन देते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन लेने से भी रिएक्टिव होते हैं, देने से भी रिएक्टिव होते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ये हैं और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल ये हैं, हैलोजन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको बड़े नॉर्मल तरीके से पढ़ लेने हैं, जितने 4-4, 5-5 जितने पॉइंट याद हो जाए कर लेने हैं, बाकी सब आपको अपने आप याद हो जाएंगे। हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, तो इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हम आपको सबसे 3 जिनकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे 3 एलिमेंट्स के नाम आपको बता देते हैं। देखो सबसे कम वाले का बता देते हो, 3 सबसे हाई। सबसे कम होती है सीजियम की 0.7, ठीक है। सबसे हाई होती है फ्लोरीन की पूरे 118 एलिमेंट में। सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन और थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन। इसकी ऐसे ट्रिक है, फोन करके इसकी ट्रिक है। तो इसकी होती है 4, इसकी होती है 3.5 और इसकी 3 होती है। कोई यूनिट नहीं होती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ध्यान देखिए, विथआउट यूनिट होता है। तो सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की 4.0, ठीक है, और सबसे कम होती है सीजियम की 0.7। और हम लिखवा देंगे 15-20 एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको याद करनी पड़ेगी, तो हम धीरे धीरे लिखवा देंगे। जैसे सीजियम की याद हो गई यार 0.7, ऐसे ही पहलवान की भी याद कर लो, P और H, फास्फोरस की एंड हाइड्रोजन की दोनों की 2.1 होती है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो पहलवान, ठीक है, तो इनकी होती है 2.1। और हम धीरे धीरे करके याद करवाते जाएंगे। हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कितने हो गए, 1-2 और लिखवा देते हैं। ऐसे तो फिर ढेर सारे हैं, लिखवाते रहेंगे, भरती जाएगी कॉपी, कहीं तो रुकना है, तो 7-8 लिखवा देते हैं, 4-5 आप अच्छे से याद कर लेना। 8 नंबर का पॉइंट लिखिए, 8 नंबर का पॉइंट आ गया ना, लिखिए कंसिस्ट सिर्फ यही एक ऐसा ब्लॉक है, पी ब्लॉक, जिसमें मेटल भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटल वाइट्स भी है। हाँ, एल्केली मेटल्स में एक नॉन मेटल जरूर है, हाइड्रोजन, बाकी पूरा डी मेटल है, पूरा एफ मेटल है, ध्यान रखिएगा। सारे मेटल पी ब्लॉक में है। लिखिए कंसिस्ट ऑल नहीं, ऑल नहीं लिख सकते, कंसिस्ट मेटल्स, ऑल मेटल्स थोड़ी है, मेटल्स है यहाँ पर। कंसिस्ट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, या उन्हीं को सेमी मेटल्स बोल सकते हैं आप, एंड सेमी मेटल्स। ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल की प्रॉपर्टी भी है एंड नॉन मेटल के भी, वो कहलाएंगे आपके सेमी मेटल्स, या इन्हीं को बोलते हैं मेटेलॉइड्स। तो आज आप जान जाएंगे कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे आपके, देखिए जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में इस तरफ जाते जाओगे, सबसे अच्छा मेटल ये बैठा है, मेटेलिक करेक्टर घटते जाएंगे। ये मेटल है लेकिन इनमें कम मेटेलिक प्रॉपर्टी है, और कम, और ये सबसे पुअर मेटल हैं, दे आर द पुअर मेटल, मतलब इनमें मेटेलिक करेक्टर बहुत कम पाया जाता है। फिर ये पुअर मेटल के बाद ये बहुत ही पुअर मेटल हो जाते हैं, तो इनमें आधा मेटल बचता है और आधा नॉन मेटल, तो ये है सेमी मेटल। जो पिंक लाइन दिख रही है ये सेमी मेटल है। हालांकि बोरोन नॉन मेटल है, बोरोन सेमी मेटल्स नहीं है, इसमें पिंक जरूर कर रखा है, लेकिन बोरोन जनरल या नॉन मेटल, बहुत कम लोग इसको सेमी मेटल मानते हैं। और ये जितने भी आपको ये हरे
बैगनी कलर के दिख रहे हैं, वायलेट कलर के, दे ऑल आर द नॉन मेटल। तो यही वो ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी है और आपके सेमी मेटल। अब इसको आप कैसे याद रखोगे कि यहाँ पर आपके मेटल्स हैं, यहाँ आपके सेमी मेटल्स हैं, फिर मोटिलाइट्स है, उसके हम याद करने का एक तरीका बताते हैं आप लोगों को, तो उससे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सीरीज बना लेते हैं जल्दी से। ग्रुप 13 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। जल्दी जल्दी बनाना है बच्चों, टाइम नहीं कंज्यूम करना है हमें। अभी नहीं, प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है। हाँ, आप अपने एग्जाम में टेबल ना बनाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी इसलिए बना दे रहे हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। आप इतना बेस्ट लग सकते हो, कंसिस्ट मैटर, नॉन मेटल एज एंड मेटेलॉइड्स, आप ऐसे लिख सकते हो। ग्रुप 13, फिर ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम एंड प्लम्बम। अब ये नाम भी आप लोग सुनना चालू कर दें कि इसका लैटिन नेम क्या है, स्टेनम, इसका लैटिन नेम क्या है, प्लम्बम, टिल दैट। धीरे धीरे करके ये भी आपको याद करते चलना है। ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, स्टेनम, STANNUM, स्टेनम। PB का प्लम्बम, PLUMBUM, लिखवा देंगे, अभी परेशान नहीं होना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टिल्बियम एंड बिस्मिथ। एंटीमनी को स्टिल्बियम बोलते हैं। ग्रुप 16 देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। इसके बाद देखिए ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फाइनली एस्टाटीन। देखिए किसी भी ग्रुप का रेडियो एक्टिव पूछा जाए तो कौन सा एलिमेंट लिखना है। हमें नहीं कह रहे कि सब ग्रुप का रेडियो एक्टिव लास्ट वाला हो, ये कोई रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है और ये रेडियो एक्टिव है। लास्ट फाइनल ग्रुप 18, ग्रुप 18 का पहला एलिमेंट क्या है, हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जीनन, फाइनली ध्यान रखिएगा इस पूरे ग्रुप में एक ही आर्टिफिशियल एलिमेंट है, दैट इज रेडॉन। ये रेडियो एक्टिव भी है और आर्टिफिशियल भी है। तो देखिए कैसे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। अब बोरॉन को कुछ लोग नॉन मेटल्स कहते हैं और कुछ लोग सेमी मेटल्स कहते हैं, तो लड़ना नहीं है। जो नॉन मेटल में खुश हो जाए उसके सामने नॉन मेटल बोल देना, जो सेमी मेटल में खुश हो जाए उसके सामने सेमी मेटल बोल देना। ऑप्शन में चेक कर लेना कि मेटल लिखा है कि नॉन मेटल कि सेमी मेटल क्या है, ठीक। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं स्टार लगा के, बोरॉन मैक्सिमम नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रखता है। इसके बाद क्या करना है आपको, कार्बन को छोड़ के सिलिकॉन और जर्मेनियम को पकड़ लेना है। फिर क्या करना है, इस वाले में आपको नाइट्रोजन फास्फोरस को छोड़ के आर्सेनिक और एंटीमनी को आपको पकड़ लेना है आपको। और फिर इस वाले में आपको ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम को छोड़ के टेल्यूरियम एंड पोलोनियम को पकड़ लेना है। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है। हाँ, CDC बन गई। पहले एक पकड़ना है सीधे, फिर एक छोड़ के दो पे, फिर दो छोड़ के दो पे, फिर तीन छोड़ के दो पे। तो ये जितने भी हमने गोले लगाए हैं, दे ऑल आर द मेटेलॉइड्स, ये मेटेलॉइड्स हैं हमारे, ध्यान रखिएगा, दे आर द मेटेलॉइड्स। ये सेमी मेटल्स हैं हमारे, दे ऑल आर द मेटेलॉइड्स। ये हैं आपके मेटेलॉइड्स। जे जितने भी ये हैं ये सब मेटल हैं, लेकिन गरीब मेटल हैं, मतलब इनके पास मेटल की प्रॉपर्टी बहुत कम है, पुअर मेटल कहा जाता है इन्हें, पुअर मेटल्स हैं। और यहाँ जितने रखे जो ये कार्बन से लेके यहाँ तक, दे ऑल आर द नॉन मेटल्स, ये सभी नॉन मेटल्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक।
लेकिन यहाँ एक एलिमेंट है ऐसा जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसमें मेटलिक गुण पाया जाता है। बता सकते हो कौन? आयोडीन। आयोडीन में लश्चर पाई जाती है, चमक पाई जाती है। तो कई बार पूछा गया है कौन सा है, तो ये आयोडीन है। ये लस्टर्स होता है, लस्टर्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, आयोडीन वो। लेकिन मेटलिक गुण बहुत कम होता है और कोई दूसरा नहीं पाया जाता, सिर्फ लस्टर पाया जाता है इसमें। तो अब आपको पता चल गए मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, ये आपको याद रखने हैं। ये सब कार्बन से लेके, इसके इस साइड मेटल, इसके इस साइड नॉन मेटल। जे 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 हैं पुअर मेटल। जे मेटल हैं लेकिन इनके पास मेटलिक गुण कम है, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड पुअर मेटल। पुअर मेटल, हाँ, इस लाइन के इस साइड ये सभी मेटल हैं लेकिन पुअर मेटल है, और ये मेटलॉइड्स हैं वो नॉन मेटल है। तो इनके पास मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटेलॉइड भी हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, इसके अलावा कोई नॉन मेटल नहीं। हाँ, एक हाइड्रोजन है और फिर कहीं कोई नॉन मेटल नहीं है। हाँ, पूरे मेटल, हर जगह पूरे मेटल, सब मेटल, मेटल ही मेटल है, सिर्फ मेटल और कुछ नहीं। बोरोन बेस के मामले में नॉन मेटल और सेमी मेटल आपको याद रखना है, ठीक है। गैलियम एक खास प्रकार का मेटल है, इसे जादू दिखा सकते हो आप ना, तो हाथ में रख के गला देना, फिर देखो हमारे हाथों की शक्ति, जादू है भाई, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। किसको? हाँ, नहीं कुछ नहीं। मरकरी बिस्को दूर रहना, मरकरी खतरनाक, मरकरी, हाँ नहीं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मिल जाएगा। उसके पास चले जाना, जो प्रैक्टिकल वगैरह होता है, पैकेट देगा पूरा, 400-500 का डिब्बा आएगा, ले जाना। पन्ना में सब कुछ मिलने लगा है, पन्ना में सब कुछ मिलने लगा है, दिखाओ। पेन नहीं, कॉपी दिखाओ। चलो भाई, बाकी लोग याद करो। प्रॉपर्टी जब पी लॉग कार्बन मोस्टली सो ठीक ठाक। एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्स्ट कंसेंट और मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बस बहुत है, और कुछ ही लिखवाना। ठीक ठाक, ठीक। चलिए, ये होगा डी ब्लॉक। अब डालिए हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो ऐसे जैसे कि जब आप एस और पी को याद करोगे ना, तो एस और पी में जस्ट अपोजिट वाला केस है। जैसे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +1 +2, तो वो ये मोर देन करते हैं। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है। वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो ऐसे आप दोनों से कंपेयर करके 5-6 पॉइंट बड़े आसानी, बिल्कुल इसको ऐसे जाके रटना नहीं है, खुले दिमाग से आपको याद करना है। और आप अब पूरी प्योरिटी टेबल जानते हो, अब इससे बड़ी बात क्या है। आपको जितने चाहो उतने पॉइंट लिख सकते हो इसके बारे में। इसी के बारे में लिख सकते हो आपकी इन एल्केली मेटल्स, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, सीजियम एंड फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव मेटल, सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो स्कूल लेवल के हिसाब से तो आपको बहुत नॉलेज, लेकिन कुछ स्पेशल पॉइंट याद रखने हैं। तो आप डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तुम्हें आया ना कल सबके 2-2 पॉइंट याद करके आने हैं, 2s के, 2p के, 2d के और 2f के, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। हम अभी आपको सिर्फ होमवर्क इसलिए कम दे रहे हैं क्योंकि इसकी अभी आपको ABCD नहीं पता है। जिस दिन हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आरा को समझ में आने लगा, उस दिन आपका होमवर्क बढ़ा देंगे हम। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वही डेफिनेशन लगी, द एलिमेंट्स हुज एटम्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन D, लेकिन D कौन होगी n-1D, और वाइटल्स और सबसेल कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, पता है ना, लेकिन किन को छोड़ के? जिंक कनाडा होगा, इसको छोड़ के जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ के सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हम कल लिखवा चुके हैं आपको, है ना।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डेफिनेशन लिखते हैं, द एलिमेंट्स आवाज़ नहीं बच्चों, द एलिमेंट्स whose atoms have their last electron whose atoms have their last electron in n-1 d सबसेल या n-1 d ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं आप। द एलिमेंट्स whose atoms have their last electron n-1 d सबसेल, दैट इज कौन सी सेल कहलाती है? पेनल्टीमेट कहलाती है ना, लास्ट वन, दैट इज पेनल्टीमेट सबसेल। दैट इज पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है? लास्ट बट वन, लेसर देन वन, आगे से कितना कम? एक कम। पेनल्टीमेट सबसेल कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, The elements whose atoms have their last electron in n-1 d subcell, that is penultimate subcell, called d block elements, अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम स्कैंडियम का देखें तो क्या होता है? 21, तो इसके भी 3d1 होता है, 4s कितना होता है? 2। फिर हम जिंक का देख लें तो जिंक का क्या होता है? 30, तो क्या होता है? 3d10 4s, यही होता है ना। इसमें क्या जाएगा? 3d1, फिर 3d2, 3d3, 3d4, 5 6 7 8 9 10। लेकिन दो जगह एक्सेप्शन भी आपको ध्यान हो, क्रोमियम एंड कॉपर में 4s1 हो जाता है और 3d5 और 3d10 हो जाता है। अब एक बात आपको ध्यान से देखनी होगी, आउटर मोस्ट जो है डी उससे कितनी? एक कम, मतलब हमारा जो भी एस होगा डी उससे कितना कम आएगा? एक कम। इसी को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। डी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? 1 से 1 to 10 जा रहा है, और एस में या तो 1 है या फिर, लेकिन एक है हमारा पैलेडियम जिसके पास एस में कितना होता है? 0 भी होता है हमारा एस में। तो प्रॉपर्टीज में डालिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, GEC, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, n-1 d। जे कौन सी सेल होती है? बाहर वाली, आउटर मोस्ट, है ना। जे होती है सबसे बाहर की सेल, बैलेंस सेल बोल सकते हो उसे आप, बैलेंस और आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर की सेल कहलाती है। और ये बाहर से एक कम होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? पेनल्टीमेट, है ना, ध्यान रखिए। पेनल्टीमेट सेल लिख लें या पेनल्टीमेट सब सेल लिख लें। GEC, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एस ब्लॉक पे जो मेटल्स थे वो कैसे मेटल्स थे? सॉफ्ट मेटल्स। तो उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे थे? लो, इसमें इस सीरीज में आपके कैसे मेटल्स हैं? हार्ड मेटल्स। फॉर एग्जांपल आयरन, बहुत हाई मेटल्स है। प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1538 डिग्री सेल्सियस होता है, 1538 डिग्री सेल्सियस। इसके पहले प्योर आयरन मेल्ट नहीं होगा। टंगस्टन, जिसके बल्ब में फिलामेंट लगे रहते थे, अब नहीं आते पर, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाए 2700 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि ये बहुत हार्ड मेटल है इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई। लेकिन यहाँ 3 एलिमेंट ऐसे हैं
जिनके कम हैं वो है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक कैडमियम सॉफ्ट मेटल्स है और मरकरी तो पहले से ही मेल्ट है, लिक्विड है ना। तो सेकेंड